बच्चे आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में सबको पता है क्या होता है। इट इज द ऑपोजिंग फोर्स विच ओपोजेस द मोशन। लेकिन ऐसे ही एक फोर्स होती है जो इनर्शिया भी होती है। इनर्शिया क्या करती है? इट ओपोजेस द मोशन या फिर इट ओपोजेस द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फ्रिक्शन और इसके अंदर डिफरेंस क्या रहेगा? फ्रिक्शन और इनर्शिया के अंदर डिफरेंस क्या रहेगा? इनर्शिया एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। इनर्शिया क्या है? एक इंटरनल प्रॉपर्टी है बॉडी की, बाय वर्च्यू ऑफ विच एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स resist the change in the state of rest or in motion. बट जो फ्रिक्शन है ये एक्सटर्नल कॉज की वजह से आ रहा है। ये कब आ रहा है? जब दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो अपोजिंग फोर्स वहां डेवलप नहीं होगी। और वो जो अपोजिंग फोर्स है, जब दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं और वो मूव कर रहे हैं, या इवन when they try to move, when they tends to move over the other surface, तो उस वक्त एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट हो जाती है जो कि उस मोशन को अपोज कर रही होती है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। सिंपल बात है। अगर एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस स्लाइड करे, रोल करे, किसी भी तरीके से मूव करने की कोशिश करे, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, तो वहां पर एक अपोजिंग फोर्स जो आएगी, जो उस मोशन को अपोज करेगी, वो क्या होती है? फ्रिक्शन। ये क्लियर है? इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या कहते हैं? ये कांटेक्ट फोर्स होती है। कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है? इसको डायरेक्ट कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट है। ये बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के काम नहीं करेगी। जैसे मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, वो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं, बिना डायरेक्ट टच के भी काम कर रही हैं। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कोसिटी, ये सारी क्या चीजें हैं? ये कोई वो प्रॉपर्टीज हैं, ये वो फोर्सेस हैं जो कांटेक्ट फोर्सेस हैं। ये सिर्फ तभी रोल प्ले करेंगी जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगी दो सरफेसेस। डन है बच्चा? क्लियर है ये? अब कहानी आती है कि फ्रिक्शन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कॉज या उसके रीजन के बारे में जानेंगे। देखो फ्रिक्शन क्या है बच्चा हमारे पास यहाँ? फ्रिक्शन एज एन ऑपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स और स्लाइड्स और रोल्स और इवन टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। क्लियर है ये? यही हमने अभी डिस्कस किया है। अब आती है ओरिजिन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओल्ड व्यू। ओल्ड व्यू क्यों? क्योंकि देखो बच्चे ऐसा होता है, फ्रिक्शन के कारण को समझाने के लिए पहले किसी और तरीके को माना गया था, अब किसी और चीज के कंसेप्ट को माना गया। ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंगली क्या होता है? हमारे पास हर सरफेस के बीच में जितना मर्जी स्मूथ दिखने वाला सरफेस है और जितना मर्जी रफ दिखने वाला सरफेस है, स्मूथ से स्मूथ को भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो उसके अंदर ये रफनेस होगी। एग्जैक्टली जैसे हमारी ये उंगलियां और ये उंगलियां, अगर ये उंगलियां एक दूसरे के ऊपर मूव करूंगा तो एक टाइम पे ये उंगली इनके गैप्स में आएंगी और ये लॉक हो जाएंगी। तो जब भी मुझे मूव करना है, मुझे इसको लॉक पोजीशन को ब्रेक करना है कि नहीं? जब मैं देखो, अगर ये स्मूथ होता तो बहुत इजीली मूव करता, लेकिन ये इसके हम्प्स और डिप्रेशंस के बीच में, या हम ये कहें प्रोजेक्शंस और डिप्रेशंस के बीच में, ये उंगलियां फंस रही हैं कि नहीं? और उस प्रोजेक्शंस और डिप्रेशंस में जब उंगलियां उलझ रही हैं, मुझे उसको काउंटर करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ रही, क्योंकि वो जब आपस में प्रोजेक्शंस और डिप्रेशंस लॉक कर रहे हैं तो उस वक्त वो एक तरह से कोल्ड वेल्डेड कंडीशन में आ जाते हैं कि वो वेल्ड हो गए, आपस में चिपक गए। अब उसको ओवरकम करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ रही। तो ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंगली ये था कि जब भी दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट में होते हैं, स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है? वो एक दूसरे के प्रोजेक्शंस और डिप्रेशंस में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हर बार हमें उस प्रोजेक्शन और डिप्रेशंस के कोल्ड वेल्डनेस को ब्रेक करना पड़ता है। और वहां पर क्या आ जाती है? इंटरलॉकिंग जो हो जाती है उनके बीच में। उस इंटरलॉकिंग की वजह से हम क्या कहते हैं भाई? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाती है। जैसे यहां पर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक सरफेस पे मूव कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स उस साइड है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट साइड में जाएगा। क्लियर है बच्चे? ये समझ में आ गया? तो यहां पर आर ऊपर की साइड आ गया, वेट हमारा नीचे की साइड लग रहा है। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? डन। अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन के हिसाब से। अब द इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू रफ सरफेसेस कॉजेज द फ्रिक्शन। ये बात समझ में आ गया? सिंपल सी लाइन है ये, कि जो हमारे पास ये इंटरलॉकिंग रहेगी, ये दो रफ सरफेसेस के बीच में वही फ्रिक्शन कॉज करेगी। अब जो नया कंसेप्ट है वो क्या कहता है बच्चे?
मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन अराइजेस ऑन एन अकाउंट ऑफ strong atomic and molecular forces of attraction between the two surfaces at the point of actual contact. इन्होंने क्या बोला कि जब दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं या रोल करते हैं, कुछ भी करें, जहां जहां पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहे हैं, अगर कोई मान लो ये रोल कर रहा है, तो जहां पर भी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, जिस सरफेस के साथ ये कांटेक्ट में है, उन दोनों सरफेसेस के बीच में एटम या मॉलिक्यूल जो भी था, उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स आ जाती है, और उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से दो सरफेसेस आपस में चिपक जाते हैं। वो ऑब्वियसली उतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं कहूं ये तो चिपक ही गए, उतर नहीं रहे, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग है कि अगर मैं उन्हें मूव करने की कोशिश करूंगा तो मेरे एफर्ट को वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि वो चिपकना, वो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स उनको पकड़ के रखना चाहती है वहां पर। क्लियर है? तो मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ प्रोजेक्शंस के बारे में, डिप्रेशंस के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ क्या बोला गया था, that the friction arises on an account of strong atomic or molecular forces of attraction between the two surfaces at the point of actual contact. समझ में आ गया? सिंपल बात है बच्चे ये। अब हमारे पास आता है बच्चे टाइप ऑफ फ्रिक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हर बच्चा साथ में एक ग्राफ बनाएगा और इसको हम डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ फ्रिक्शन में क्या रहेगा, देखो बना रहे हो साथ में, देखो टाइप ऑफ फ्रिक्शन में बच्चे हमारे पास होता क्या है, तीन तरह के फ्रिक्शन है, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। तो हमारे पास टाइप ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहला जो टाइप आता है वो कौन सा है, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब हमारे पास क्या हो, जब चीजें रेस्ट पे होती हैं, पता है सबको। अब रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन कहां से आया, सोचने वाली बात है। अगर जो चीजें रेस्ट पे हैं तो फ्रिक्शन कहां से आएगा, क्योंकि हम क्या बात करें, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगे। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल समझो, मान लो, या मानना क्या, ये मेरे सामने ऊपर रखी हुई, यहाँ पे एक बेंच रखी हुई है, टेबल रखा हुआ है पूरा अपना बड़ा सा। अगर मैं इस डेस्क को, इस टेबल को मूव कर रहा हूं तो ये हिल क्यों नहीं रहा है, या मैं यहाँ पे ये जो बुक्स रखी हुई इसको एक उंगली से हिलाने की कोशिश कर रहा हूं और ये हिल क्यों नहीं रही है, क्यों नहीं हिल रही है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है। सोच के देखो ना, वरना सिर्फ इनर्शिया फैक्टर इतना डोमिनेट कैसे करेगा, और इनर्शिया फैक्टर आ कहां से रहा है। अगर यहीं पर मैं इन्हीं बुक्स के नीचे ये दो मार्कर रख देता हूं और मैं अब मूव करूंगा तो ये रोल हो जाएंगे कि नहीं आसानी से। मतलब फ्रिक्शन, हमें पता है रोलिंग फ्रिक्शन कंपैरेटिवली स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि अगर हमें फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना है तो क्या लगा दो, बॉल बेयरिंग लगा दो, टायर्स यूज कर लो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मिनिमाइज, और या पेंट कर दो, स्मूथ सरफेस क्रिएट कर दो। तो हर उस केस के अंदर हम कर क्या रहे हैं, फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन को कम करते ही इनर्शिया फैक्टर अपने आप कम हो गया, वहां पे हुआ कि नहीं। दैट मींस सिर्फ मास से लेना देना तो नहीं है यहाँ पे। ऑब्वियसली हैवी मास होगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा रहेगा, लेकिन यहां पर अगर एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो उसके पीछे भी एक फ्रिक्शन है जो उसे मूव नहीं होने दे रहा, और उस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये सेल्फ बैलेंसिंग फ्रिक्शन होता है। कौन सा होता है बच्चे, सेल्फ बैलेंसिंग। सेल्फ बैलेंसिंग का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास ये डेस्क है, यहां पे मैं उसे मूव कर रहा हूं, धक्का मार रहा हूं, तो जैसे ही मैं इसे धक्का मार रहा हूं ये हिल नहीं रहा, मैंने और जोर लगाया अब भी नहीं हिला, और जोर लगाता हूं अब भी नहीं हिलेगा। लेकिन अगर अब मैं एक वर्च पे पहुंच गया हूं बिल्कुल कि और थोड़ा सा जोर लगाऊं तो ये हिलना शुरू कर देगा। जब मैंने बहुत कम फोर्स लगाई तब भी नहीं हिला था, तो उस वक्त फ्रिक्शन कितना था, थोड़ा सा। जब मैंने और अपना एफर्ट बढ़ाया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ गया, और एफर्ट बढ़ाया तो और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा। लेकिन ये तब तक बढ़ता गया जब तक कि एक लिमिट ना आ गई हो, क्योंकि उस लिमिट के बाद अब मेरा एफर्ट और बढ़ सकता है और मैं उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करके इस ऑब्जेक्ट को मूव करा दूंगा। समझ में आई ये बात। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है। अगर मैं ग्राफ से समझाऊं तो ये जो हमारे पास ग्राफ है बच्चा, इधर को हम क्या कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, और जो वाई एक्सिस के अलोंग है ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। डन है बच्चा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई हमारे पास। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग आई है, इसमें क्या रहेगा, जब मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई मतलब बढ़ानी शुरू करता हूं, अप्लाई करना शुरू कर रहा हूं, उसी फोर्स के रिस्पेक्ट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट हो रही है।
मैंने अपनी अप्लाइड फोर्स बढ़ाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गई। तो इसके हिसाब से तो जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है कि नहीं? तो ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। और जब तक ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल मोशन में नहीं आया है तब तक इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे? इसे नीचे वाला सारा फ्रिक्शन जो ये है, ये क्या है बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है when the body over the other surface tends to move but not moving actually। वो कोशिश कर रहे हैं कि मूव कर जाए लेकिन वो मूव नहीं कर रही है। वो उस वक्त जो फ्रिक्शन आएगा वो क्या होगा? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जब चीजें रेस्ट पे होंगी। किसी बच्चे को दिक्कत है इसमें? अब स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद हमारे पास क्या होता है? तुमने कभी किसी चीज को मूव किया जो बहुत भारी हो, क्या होता है? हिल नहीं रही होती, जोर लगाते हैं पर एक बार अगर हिल गई ना फिर तो चली पड़ती है वो। ऐसा ही होता है ना? तो जो पहला पुश होता है ना जिसमें वो हिलेगी वो सबसे ज्यादा एफर्ट डिमांड करता है, क्योंकि उस वक्त वो दो सरफेसेस आपस में सबसे ज्यादा स्ट्रांगली कोल्ड वेल्डेड थे। मैक्सिमम सरफेस इन कांटेक्ट, मैक्सिमम बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग इन द सेंस वो फिजिकल जो फोर्सेस हैं जिन्होंने उन दो सरफेसेस को आपस में पकड़ के रखा हुआ है। अब यहां पर अगर मुझे ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो मैंने इस अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड को और थोड़ा बढ़ाया तो ये ऐसे चला गया। और ये जो हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रिक्शन आया है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक उतनी वैल्यू जो मैक्सिमम है, इसके आगे फ्रिक्शन अब इंक्रीज नहीं कर सकता। अब इसके आगे अगर मैं हल्की सी भी फोर्स और बढ़ा दूंगा तो उल्टा मेरे को कम एफर्ट के अंदर भी कॉन्टिन्यूसली ऑब्जेक्ट की मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। अब ये क्या हुआ? अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चेंज नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अब वो लिमिटिंग वैल्यू से थोड़ा सा नीचे आ गया कि नहीं। और ये जब वो एक बार, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि एक बार धक्का मारा तो कोल्ड वेल्ड ब्रेक होने के बाद वो कॉन्टिन्यूसली चलता ही जाएगा। तो ये जब वो मोशन में आ चुका है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक मोशन में नहीं आया था, लिमिटिंग फ्रिक्शन से बिल्कुल फ्रिक्शन ऑफ एक्स्ट्रा फोर्स लगते ही वो मोशन में आ गया। तो जैसे ही वो मोशन में आया तो यहां जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आई है बच्चे ये वैल्यू की? तो काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से थोड़ा सा कम रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। समझ में आ गई है? स्टैटिक से तो ऑब्वियसली ज्यादा ही, क्योंकि स्टैटिक की तो सेल्फ एडजस्टिंग वैल्यूज है। समझ में आया बच्चे ये सबको? तीन टाइप के फ्रिक्शन, उनका ये डायग्राम। किसी को इसमें परेशानी? यहां से यहां तक ये रेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चे? स्टैटिक को। ये ब्लू वाली लाइन हमारे पास लिमिटिंग को, और लिमिटिंग के बाद जो पर्पल लाइन स्टार्ट हो गई है हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। डन है? इनकी अब डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं एक बारी। जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है? देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले when one tends to move over the surface of another but actual motion has yet not started। सिंपल है, यही बात हम डिस्कस कर रहे हैं तब से कि मोशन एक्चुअल में स्टार्ट नहीं हुआ है और उस वक्त भी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, वो क्या होता है? स्टार्ट। फिर आता है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या रहेगा बच्चा? इट इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी। सिंपल है, बिल्कुल बस मूव ही करने वाली है, मैक्सिमम जो लिमिट थी वहां पहुंच चुके हैं, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। फिर आता है काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। इट इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब सच में मोशन शुरू हो चुका है उस वक्त की फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? हाँ जी। अब हमारे पास आता है बच्चा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन समझ में आता है? जब एक चीज दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है। जब दो चीजें एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं तो स्लाइड होने से क्या हो रहा है? इस सरफेस का मैक्सिमम सरफेस एरिया इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में है, दो सरफेसेस आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो इससे होगा क्या? बस सुनो, तो अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो मैक्सिमम सरफेस एरिया दूसरे के सरफेस एरिया के साथ बॉन्डेड है कि नहीं? तो ज्यादा से ज्यादा जितना सरफेस एरिया कांटेक्ट में होगा, मैक्सिमम फोर्सेस होंगे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है दो सरफेसेस के बीच में,
तो वहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगी। इसी करके स्लाइड कराना ज्यादा मुश्किल है। अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि मान लो एक वुडन प्लैंक हमारे पास, बहुत एक लकड़ी का फट्टा है चौड़ा सा, उसको मैं सरफेस पे रखता हूँ और उसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, मेहनत ज्यादा लग रही है, मैं उसी के ऊपर अब क्या करता हूँ, उसके नीचे ये रख देता हूँ और फिर उसे करेंगे तो बहुत इजीली मूव कर जाएगा, रोल कर जाएगा इनके ऊपर। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने ये रखा तो अब सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में है सिर्फ इसका ये वाला पार्ट रहेगा, और ये तो बहुत कम है उस पूरे बोर्ड के मुकाबले। तो वो जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। अगर अदरवाइज भी मैं बात करूं, इसको अगर हम इसको स्लाइड करा रहे हैं तो कंपैरेटिवली क्या होता है? फ्रिक्शन ज्यादा है, लेकिन अगर रोल करेंगे तो फ्रिक्शन कम होता है। अब रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कंसेप्ट क्या है? पहले स्लाइडिंग को पढ़ते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन है द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। सिंपल है। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है बच्चा? फ्रिक्शन व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी, दैट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन में होता क्या है? एक्चुअल में रोलिंग फ्रिक्शन में हम ये कहते हैं कि जब कोई टायर, कोई भी एक रोल होने वाली चीज किसी सरफेस पे रोल होती है तो वो क्या करती है? वो माइनर सा इस तरीके से डिप्रेशन क्रिएट कर देती है। हम अब बात करें, भाई यहां तो नहीं दिख रहा है ऐसा, तो डिप्रेशन अगर बहुत कम दिख रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी तो बहुत कम है। लेकिन अगर इसको मान लो मैं इस कपड़े के ऊपर करके दिखाऊं, जैसे तुमने कभी चद्दर के ऊपर हाथ फेर के देखा हो, तो वो क्लियरली आगे इकट्ठा हुआ दिखता है कि नहीं? ऐसे है ना। अगर एक गद्दे के ऊपर एक भारी सी चीज करोगे तो वो क्लियर डिप्रेशन दिखेगा, और जितना ज्यादा डिप्रेशन विजिबल होगा उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा। अब हम कहें भाई सड़क पे तो हमें डिप्रेशन नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा? फ्लैट टायर का एग्जाम्पल देखो, जब तुम्हारे पास टायर की हवा निकल जाती है तो उस वक्त क्या होता है? वो फ्लैट हो रखा होता है। जितना फ्लैट रहेगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा रहेगी, और जितना उसके अंदर हवा भरेंगे सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट कम रहेगा, डिप्रेशन भी कम रहेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी मिनिमम रहने वाली है। तो ये अगर माउंट क्रिएट होता है, रोलिंग फ्रिक्शन का रीजन ये रहता है। देन अब आता है बच्चा लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से अब अपना टॉपिक मैथमेटिकल टर्म्स में या फॉर्मूला की फॉर्म में चलना शुरू हो जाएगा। ये ग्राफ सबको समझ में आ गया था बच्चा, है ना। अब देखो लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के अकॉर्डिंगली होता क्या है, एक मिनट बस। देखो बच्चा, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के अकॉर्डिंगली एक हमारे पास ये सरफेस है जिस पर क्या रखा हुआ है बच्चे? एक ऑब्जेक्ट को। यहां हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कहां को है? नीचे को, वेट नीचे एक्ट कर रहा है mg, और इस वेट को बैलेंस करने के लिए हमें क्या मिलेगा? एक्शन का रिएक्शन नॉर्मल। जो नॉर्मल होता है वो हमेशा कहां जाता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। ये गया हमारे पास। अब अगर मैं इसके अंदर एक अप्लाइड फोर्स लगाऊं, मतलब एक फोर्स अप्लाई करूं, मान लेते हैं स्मॉल एफ से उसका नाम रख लेते हैं, या पी से नाम रख लेंगे, जो भी नाम रखना है। ये स्मॉल एफ क्या है? अप्लाइड फोर्स। अब अगर मैं इस बॉक्स को उधर को धक्का मारने की कोशिश करूंगा तो फ्रिक्शन कहां आएगा? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का तो काम ही ये है ना कि जिस डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। और ये कैपिटल एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। डन है। अब कहानी क्या है? अगर ये ऑब्जेक्ट हल्का होता तो फ्रिक्शन ज्यादा होता या कम होता? कम होगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट भारी होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ऐसा ही है ना। अगर एक 50 केजी का सामान रखा है और मैं उसको मूव करना चाहता हूं तो ज्यादा मेहनत लग रही है, लेकिन अगर एक 5 केजी का सामान रखा और मैं उसको मूव करना चाहता हूं तो कम मेहनत लग रही है। क्यों? क्योंकि 5 केजी वाले केस के अंदर अपोजिंग फोर्स कम लग रही है, 50 केजी वाले के अंदर अपोजिंग फोर्स ज्यादा लग रही है। इसका मतलब जैसे जैसे मास बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है कि नहीं। अब अगर मास बढ़ रहा है तो नीचे वाले जो कंपोनेंट है, ये नीचे वाले जो फोर्स लग रही है mg, ये इंक्रीज कर रहा है और इसका रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा r। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। समझ में आई है? ये हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, the magnitude of force of friction between the two surfaces is directly proportional to the normal reaction between them. Clear है बच्चा? F is directly proportional to R. किसी बच्चे को परेशानी मत करो, ठीक है।
अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास, अब एक बात देखो बच्चे, आर किसके इक्वल है, mg के इक्वल, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगा दे म्यू, ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। किसी बच्चे को परेशानी इसमें, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ इज इक्वल टू म्यू, और आर किसके इक्वल है, mg के इक्वल, तो एफ किसके इक्वल बन गया, म्यू टाइम्स mg। डन है बच्चा, सिंपल है ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, सिंपल है। किसी को इसमें परेशानी तो नहीं है बच्चा, युवराज, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बचा, ये डिपेंड करता है सरफेस की स्मूथनेस पे। अब सरफेस रफ है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्मूथ है तो कम होगा, ल्यूब्रिकेंट डाला हुआ है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और कम होता जाएगा, है ना। अगर हम कहें कि 100% स्मूथ है, जो कि पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, बट लेट अस कंसीडर कि 100% स्मूथ है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 हो जाएगा तो वहां फ्रिक्शन ही नहीं होगा, फिर तो 100% स्मूथ का तो मतलब ही ये हुआ, है ना, कि जहां पर फ्रिक्शन बिल्कुल ही ना हो। तो ऐसा अगर केस आता है तो म्यू की वैल्यू 0 होती है, अदरवाइज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 तो नहीं होगा, दो सरफेस कांटेक्ट में है तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन रहेगा। डन है ये। फिर आता है बच्चा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फिर एक टॉपिक और आ गया ऐसे ही। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या बात कर रहे हैं हम, वो रिजल्टेंट जो के यहां पर हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इनके बीच में जो एक रिजल्टेंट जाएगा और वो रिजल्टेंट जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम क्या कहते हैं बच्चा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आई ये बात, इट इज द एंगल made by the resultant of normal reaction and force of friction with the normal reaction। समझ में आ गई बात बच्चा, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है ये, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हम, थीटा के साथ। अब एक बात देखो बच्चा, अगर यहां आर है, यहां एफ है, तो यहां भी एफ हुआ ट्रायंगल के हिसाब से। अब अगर मैं यहां पे tan थीटा लिखना चाहूं, tan थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है आर एफ, बेस है आर। और हमने अभी यहां पे लॉ ऑफ फ्रिक्शन में देखा था एफ इज इक्वल टू म्यू आर, या एफ बाय आर को मैं म्यू लिख सकता था कि नहीं, लिख सकता था। तो मेरे पास जो tan थीटा की वैल्यू है वो म्यू के इक्वल आ गई, टेंजेंट ऑफ tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। किसी बच्चे को इसमें परेशानी है, सॉर्टेड है बच्चा, क्लियर है सबको ये, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आता है बच्चे एंगल ऑफ रीपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। अब एंगल ऑफ रीपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है ये समझो जरा। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक दूसरे ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब मैं इसको किसी एंगल पे ऊपर लिफ्ट कर रहा हूं एक साइड से, क्या वो ऊपर वाला स्लाइड कर रहा है, नहीं, अब भी नहीं कर रहा, अब भी नहीं कर रहा, अब भी नहीं, अब स्लाइड करके ये हॉरिजॉन्टल के साथ जब किसी एक सर्टेन एंगल पे पहुंचा तब इसने स्लाइड करना शुरू किया। तो एक वो एंगल विद द हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पर अगर मेरा एक सरफेस इंक्लाइंड हो तो उस पर रखा ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर दे, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रीपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। समझ में आया है पक्का। तो एंगल ऑफ रीपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है बच्चा, it is the minimum angle of inclination of a plane with the horizontal such that a body placed on the plane just begins to slide down the incline। किसी को दिक्कत बच्चा इसमें। और एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रीपोज का रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, अल्फा से, ठीक है। वैसे तो जो मर्जी नाम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन को रखा था तो यहाँ पे हम अल्फा से रख लेते हैं। अब इसके ना एक बार डायग्राम को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे वाले सारे टॉपिक इसी तरह के डायग्राम से रिलेट करेंगे और इसके कोफिशिएंट जो अपना कंपोनेंट्स वगैरह हैं उन पे बहुत ध्यान से एक बार वो करना, ध्यान देना थोड़ा सा।
देखो बच्चा, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके साथ एक एंगल, मिनिमम एंगल जिस पर वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या करना शुरू कर देगा, स्लाइड करना शुरू कर देगा, उस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। अब तो इसके अंदर जो ये वेट कहां को एक्ट करेगा बच्चे, हमेशा डाउनवर्ड। अपने को पता है ग्रेविटेशन पुल है वो हमेशा नीचे रहने वाला है, और जो इसमें नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो हमेशा कहां जाता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहां जाएगा बच्चा, नॉर्मल का मतलब ही 90 डिग्री पे होता है, तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऊपर की तरफ जाएगा। किसी बच्चे को परेशानी? अब अगर यहां पर हम बात करें, ये ऑब्जेक्ट नीचे को स्लाइड होना शुरू हो गया। पहली बात तो नीचे को स्लाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि जो यहां पर वेट है इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएंगे बच्चे। कौन कौन से, देखो जरा, यहां पर इस mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर को और एक इधर को। ये जितना एंगल है अल्फा यहां पर, सेम उतना एंगल बनेगा यहां पर। ठीक है, जितना एंगल यहां है उतना ही एंगल बनेगा वहां पे। किसी को लग रहा है कैसे बनेगा, तो नॉर्मल 9th क्लास की 10th क्लास की ट्रिग्नो लगा के, आराम ट्रिग्नो कह रहा हूं, ट्राइंगल्स लगा के हम समझ सकते हैं, और कोई बहुत टफ पार्ट नहीं है। यहां अल्फा है, यहां 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा बना कि नहीं, और ये टोटल कितना था, पूरा 90, तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो 90 में से इसको माइनस करेंगे तो ये अल्फा बचेगा कि नहीं। तो ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सीधे तरीके से याद आता है। ठीक है, तो यहां अल्फा है तो यहां पे भी अल्फा आ गया। अब अगर एक फोर्स के, इस फोर्स के दो कंपोनेंट आते हैं, तो जहां एंगल बनता है वो कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस अल्फा, और जो परपेंडिकुलर वाला होता है वो कौन सा बनता है बच्चा, साइन अल्फा। ये क्लियर है, ये हमने वेक्टर्स में बहुत ढंग से करा था। कॉस अल्फा और साइन अल्फा वाला कंपोनेंट समझ में आ गया। अब जो ये mg cos अल्फा है, तो ध्यान से देखो, mg cos अल्फा ये तो सीधा सीधा नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो mg cos अल्फा ने तो r को बैलेंस कर दिया, लेकिन जो mg sin अल्फा है वो क्या कर रहा है, वो नीचे की तरफ से ड्रैग करके लाएगा। लेकिन ये जो ड्रैग करके ला रहा होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सरफेस के बीच में एक फोर्स आएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो mg sin अल्फा को इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर तो होना ही पड़ेगा, तभी वो खींच के ला रहा होगा। तो यहां से हम ये मान सकते हैं कि जो mg sin अल्फा है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है। किसी बच्चे को दिक्कत? अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, F बाय R इज इक्वल टू mg sin अल्फा डिवाइडेड बाय mg cos अल्फा, तो ये कट के ये क्या बन गया, F बाय R इज इक्वल टू tan अल्फा। बट हमें पता है F बाय R तो म्यू के भी इक्वल होता था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और यही म्यू tan थीटा के भी इक्वल था, जो tan अल्फा के भी इक्वल है। मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। समझ में आया है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज इक्वल वैल्यूज पोजेस करते हैं। समझ में आ गया? ये रिलेशन पता चल गया, ये डायग्राम समझ में आ गया बच्चे। यहां तक के टॉपिक और इसके बाद वाले ये न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस को, जितने भी ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। बाय।